हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। वेलकम टू डेली एपिसोड। तो जिस तरीके से जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो पहले मैच में कनाडा ने जो गलती की, वही आज ओमान निकल गया गलती से। ओमान ने जिस तरीके से टॉस जीत के जो बॉलिंग ली, वो सबसे बड़ा गलत फैसला था। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा होगा, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कंडीशन, जो कि यहाँ पे पहली बैटिंग बनता ज़्यादा बेहतर होता है, सूटेबल होता है। चेस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है यहाँ पे, क्योंकि दूसरी इनिंग में स्पिन को ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है और चेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये एक चीज़, छोटी सी चीज़ थी जिसको इन्होंने बड़ा इतना मुश्किल कर दिया, जिसके सबब श्रीलंका को एक अच्छी एडवांटेज का एक फ़ायदा मिल गया। क्योंकि थोड़ी सी फास्ट आ रही थी, बाउंड्री अच्छी पड़ रही थी, बॉल कहीं रुक नहीं रही थी, स्लो नहीं हो रही थी, रन्स बन रहे थे, कवर हो रहे थे। तो उसका फ़ायदा उठाया श्रीलंका ने, जिस तरीके से निशांका ने और बिशारा ने स्टार्ट तो थोड़ा स्लो लिया, लेकिन भी दोनों विकेटें दे गए जल्दी जल्दी। तो जिससे भी थोड़ा मोमेंटम बन सकता था, पकड़ सकती थी ओमान। लेकिन सबसे बड़ी फिर मिस्टेक ये हुई कि पावर प्ले तो स्लो गया ही गया, सही है। फिर उसके बाद में मोमेंटम को कैरी कर सकते थे, लेकिन रत्नायक ने जो जिस तरीके से कुशल मेंडिस से खड़े हो गए, इनिंग को एंकर किया, और रत्नायक ने जिस तरीके से हिटिंग की और जिस तरीके से 220 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, कमाल है। समझ लो कि जितने भी बॉलर्स आ रहे थे सबको खड़े खड़े पटक रहा होता। जब ये विकेट दे के गया तो इसने वही गलती की जो पिछले मैच में की, ऐसे यू लेट के, अब ऐसे यू खेल के, यानी सीधे सीधा भाई साहब से खेला नहीं जाता। कोई उछल होती है, मतलब कोई कीड़ा वीड़ा काटता है भाई इसके अंदर, थोड़ा बहुत इसका इलाज करना पड़ेगा, बाकी तो सब सेट है मामला। तो शाना खान आके भी जिस तरीके से 30 रन बनाए, 270 की स्ट्राइक, सब कमाल है भाई, बैंगर। 19 बॉलों पर 50, वो तो 20वीं गेंद पे ही कैच दे गया। जिस तरीके से जिसने ठुलाई लगाई, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ ज़रूरत पड़ सकती शाना का, वहाँ पे अवेलेबल आपको दिखेगा, और वैसा का वैसे ही हुआ जिस तरीके से शाना खान है। क्योंकि जो धमाका की है ना भाई, शाना खान है भाई, चना का सारा भी वो सब। फिर कुशल मेंडिस ने थोड़ा 50 की तरह भी अब थोड़े रन बनाए, नहीं लग रहा था कमिंडू के आती ये भी भाई सब रन आउट हो गए। तो कमिंडू ने फिर वीला लाइन ने एक चौका तो मारा, लेकिन कमिंडू ने थोड़ी सी हिटिंग दी आखिरी ओवर में, 2 छक्के और 1 चौके के साथ 225 के करीब लेके गया, जो कि ओमान के लिए जो कि अब जो है हार्ट अटैक सिचुएशन में आ गया था। और जिसके सबब वो स्टार्टिंग में ही गेम नज़र आ गया था। वो जिस तरीके से पावर प्ले के अंदर इनकी 3 विकेटें गिरी। फिर आपका भी नदीम के साथ पे वसीम ने एक ही वाइड बैट्समैन है जिसने पार्टनरशिप में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, थोड़े से सपोर्टिंग दी। लेकिन जैसे ही आउट हुआ, पीछे भी विकेटों की लाइन लग गई। तो फिर अकेला नदीम खड़ा का खड़ा ही रह गया और अपने 85 करके चलता बना। तो ये एक ओमान के लिए सबसे मुश्किल, अगर ओमान बैटिंग ले लेता तो मैं श्योर हो सकता था कि कम से कम ओमान कोशिश करती कि 150 भी बनाती। ये है कि श्रीलंका के लिए तब भी मुश्किल नहीं होता, वो टारगेट चेज कर सकती थी। वो होम कंडीशन है, 15-16 ओवर में कुछ चीज़ करना मुश्किल नहीं। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक मैंने ओमान का आपको मैंने बताया, लेकिन उसमें ये है कि कम से कम ये होता तो थोड़ी सी कोशिश करती हूँ ओमान, थोड़ा फाइट बैक मारती, थोड़ी सी फाइटिंग स्पीड देती तो थोड़ा मज़ा भी आता। लेकिन टोटली बिल्कुल ही वन साइड मैच गया। तो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, श्रीलंका ही जीता। और इसी तरीके से फिर नेपाल का मैच स्टार्ट हुआ। इटली ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, और क्योंकि दोपहर का मैच था, वानखेड़े का। और जिस तरीके का मैंने आपको बताया था कि पिच जितनी यूज़ होगी, या तो बैटिंग को दूसरी, अगर नाइट का सिचुएशन है तो भाई दूसरी इनिंग में ज़्यादा फेवर देगी। अगर सुबह का सिचुएशन है तो पहली इनिंग को ज़्यादा बेनिफिट देगी बैटिंग के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज आपका ये होगा कि कम से कम पहली बैटिंग जो है वो नाइट वाली में, उसमें दूसरी पहली इनिंग में थोड़ा डिसएडवांटेज है। उस सेम सिनेरियो आपका जो है वो आता है दोपहर वाले मैच में, ये 2 मैच के अंदर। तो इस वजह से इटली ने थोड़ा सा एडवांटेज का फ़ायदा उठाया। लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी ख़राब हुई नेपाल की, लेकिन उसके बाद फिर भी पावर प्ले तक कैरी कर लिया था पाउडल और आसिफ शेख ने। पाउडल जैसे ही आउट हुआ, आयरी जैसे सपोर्टिव देने लग रहा था,
और जिस तरीके से फिर आसिफ शेख ने वही पिछले मैच वाली गलती, भाई टाइमिंग वाला बैट्समैन है वो समझ में आता है, लेकिन इतना भी टाइमिंग के चक्कर में जो बॉडी जो है उसको इतना भी लूज नहीं कर दो, इतने भी ढीले नहीं हो जाओ कि भाई स्टम्प्स के अब आराम से चांसेस बन जाए। एक सिंपल सी बॉल मिस तो की, लेकिन साथ में स्टम्प का भी कॉन्टेंडर बन गया, जिसके सबब यहाँ से जो मेन पॉइंट है वो पकड़ सकती थी, यहाँ से इटली पकड़ सकती थी, लेकिन यहाँ फिर भी नीचे आरिफ शेख ने आगे फिर भी आयरी के साथ संभाल लिया, थोड़ा कोशिश कर लिया इनिंग को बनाने के लिए, लेकिन फिर उसका डिसएडवांटेज आपको नज़र आ गया था कि आयरी आउट हुआ, फिर बाम लोकेश बाम, गुलशन शाह पे करण केसी आया, उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे आरिफ शेख विकेट देगी चली गई, तो नीचे विकेट का सिलसिला फिर चलता रहा और फिर मजीद फिर एंड तक फिर करण केसी खड़ा ही रह गया और ऑल आउट के कंसर्न बन गया। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नेपाल ने जो लूज़ किया, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन हो नहीं रही थी, क्योंकि मैंने नेपाल के साथ ज़्यादा जाहिर है मैंने प्रेडिक्शन की थी, आज मैं गलत भी साबित हो गया हूँ इस मैच में। इसकी वजह ये है कि क्योंकि जिस तरीके की क्वालिटी जो नेपाल के पास थी वो इस तरीके की क्वालिटी इटली के पास है नहीं, ये इस वजह से, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 बैट्समैन इनके मिसिंग है, जो पहला कैप्टन जो है जो जॉय बर्न्स वो ओपन का वो एक इनका मिसिंग है, वो 1 डाउन भी खेल लेता है टॉप में, और फिर मैटसन इनका वो जो दूसरा कप्तान बन के आया था उसकी भी इंजरी हो गई, तो ये 2 एक मिसिंग है, तो इसमें इटली के लीडरशिप के बहुत फर्क पड़ता है रोल। और दूसरी बात ये है कि बैटिंग का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नीचे गिरता है, जिस तरीके से क्वालिटी हो जो 2 बैट्समैन थे, लेकिन भाई जैन स्मट ने फिर भी कप्तानी अच्छी की, जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया, जिस तरीके से फील्ड मैनेजमेंट की, बॉलिंग को जिस तरीके से मैनेज किया, जिस तरीके से अपने प्लेयर्स के ऊपर रिलाई किया, तो ये एक चीज़ सबसे बड़ी मायने रखती है, क्योंकि ऑडियंस अच्छी खासी नेपाल की थी, सपोर्टिव भी थी। अब वही बात आ जाती है ना सारी कि एशियन कंडीशंस का, एशियंस टीम का मसला सारा ही है, चाहे अब इंडिया हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, कोई भी टीम हो जाए, एग्जाम्पल ज़रा सा अगर हाइप मिल जाती है ना, कोई अगर जैसे नई टीम है उसको हाइप मिल जाती है एक दफ़ा, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट जैसे हाइप मिली नेपाल को, जिस तरीके से मोमेंट, जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से इंग्लैंड के मतलब गले में आ गया था, मुंह को आ गया था, लेकिन क्या है इतनी हाइप बना दी, इतनी प्रेसिंग दे दी कि वो जो हाइप है ना वो इनको ले डूबी। जैसे अफगानिस्तान के एशिया कप में हाइप दे दी थी कि 2nd नंबर टीम, हालांकि मैं जो है वो 2nd नंबर टीम वो मैं श्रीलंका को मानता हूँ, ना कि मैं पाकिस्तानी, मैं खुद पाकिस्तान को भी इतना प्रेस नहीं देता, मैं श्रीलंका को मानता हूँ, लेकिन क्या अफगानिस्तान के तो भाई चौड़े इतने हो गए, देख लो एशिया से क्या हाल हुआ, और फिर देखते रहे हो अभी T20 वर्ल्ड कप में क्या इनका हशर की है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने। तो यही नेपाल के साथ हुआ है, क्योंकि एसोसिएट नेशन ऐसी टीम जो पहली बार क्वालिफाई करके आई, पहली बार जीती वर्ल्ड कप में, आई स्टांस रखा अपना, और वो पहले वर्ल्ड कप में ही ऐसी सबसे बड़ी विक्ट्री और हिस्ट्री अपने नाम करके दे दी वर्ल्ड कप में, जो आज तक एसोसिएट नेशन के लिए एक लिखा जाएगा सुनहरी मौके पे। तो ये एक सबसे बड़ा एक ब्लेंडर मारा है। दो फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ का ब्लेंडर मारा। पहली चीज़ कि अच्छी खासी पावर प्ले को मेंटेन कर लिया था। आसिफ शेख को ज़रूरत नहीं थी कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ के खेले, क्योंकि जिस तरीके का बॉडी टेम्परामेंट है, जिस तरीके से लूज़ करता है, जिस तरीके से ढीलेपन में खेलता है, जिस तरीके से जो टाइमिंग के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है, एज फास्ट बॉलर अगेंस्ट अगर वो स्पिन में वो फंसता है, तो हमेशा आपने पिछले मैच में भी देख लो तो वो स्पिन का ही अक्षर पटेल का कॉन्टेंडर बना था। अब आपका मार्नेटी इसको पकड़ लिया और चाहिए था कि बैकफुट पे ही रहता, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज बना, वरना अगर थोड़ा होता तो 150 तक नेपाल बना लेता, थोड़ा सा फाइटिंग स्पीड मूवमेंट में आता, थोड़ा सा प्रेशर बना सकता था। लेकिन वो गलती वहाँ से की, फिर आगे फिर नीचे इसके चक्कर में
आयरी पे प्रेशर आया, वो विकेट दे के चली है। बाम जो इनका खेलने वाला गुलशन जाए, ये भी धोनी चल सके। और आरिफ शेख के ऊपर अकेले प्रेशर आया था, वो भी फिर चलता बना, तो फिर अकेला भी करण केसी जितना ले जा सकता था ले जा सका, वो फिर इतना कारामद साबित हुआ नहीं, काम आया नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेज की वजह से इटली वन साइड एक इनको टारगेट बन के मिल गया कि भाई हाँ 124 का टारगेट है, अगर हम 7 ओवर के मतलब एवरेज से भी खेलें या 6 ओवर के भी एवरेज से खेलें, यानी अगर 10 ओवर 7 के एवरेज से या 10 ओवर 6 के एवरेज से खेलें, तो तब भी हम विकेट बिना लूज़ करे आराम से आहिस्ता आहिस्ता भले आराम से टारगेट चेस भी कर लेंगे, और कम से कम ये होगा कि अपने नेट रन रेट जो है वो बेटर भी कर लेंगे, स्टिल अलाइव हो जाएंगे। तो वही वैसा का वैसा ही हुआ है। तो देख लो भी जिस तरीके से हमारा आपका मस्का ब्रदर ने जो मस्का बन जो लगा के जो ठोका है ना दोनों ने मिलके, तो नेपाली का तो भाई आज चैप्टर की लॉस हो गया, पन्ना बिल्ला कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिए। तो ये एक दूसरे मैच का फिर अगर आप इंडिया का स्टार्ट करो, तो इंडिया ने टॉस जीत के नामीबिया टॉस जीती थी, उससे बॉलिंग ली, और अरुण जेटली की कंडीशन थी, तो चाहिए था कि भाई नामीबिया खुद ही चांस लेती, खुद ही बैटिंग करती। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न थोड़ा सा फर्स्ट था, पहली इनिंग में थोड़ा सा फर्स्ट था। इंडिया ने अपने स्टैंड के मुताबिक अपनी जो स्ट्रेंथ उसके मुताबिक फिर भी 209 तक और 210 तक टारगेट दे दिए, वरना अदरवाइज अगर इसकी जगह नामीबिया होता 150 तक भी अगर रन बनाता है या 160 भी, तो थोड़ा सा प्रेशर में फंसा सकता था इंडिया को। उसकी रीज़न ये है कि संजू के तो पावर प्ले में आया, वो अच्छी टाइमिंग दी, कन्वे दिया आपका स्क्वायर लेग के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ईशान किशन है, अगर दूसरी नहीं होती, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये चारों फंस सकते थे। अक्षय पटेल थोड़ा सा सर्वाइव कर जाता, रिंकू को अगर ओवर तक अगर मौका मिलता तो शायद वो करवल का एक्सेल कर जाता। यहाँ पे फिर संजू तक का एक ऑप्शन बचता, तो उसमें ये होता है कि कम से कम थोड़ी फाइटिंग स्पीड भी होती, कहीं ना कहीं नामीबिया थोड़ी फाइटिंग मोड में आ सकता था, आ जाता। लेकिन उसके सबब इंडिया ने जिस तरीके से जो पहली इनिंग में एडवांटेज का फ़ायदा उठाया, हालांकि दूसरी इनिंग में मैंने आपको बताया था हार्ड कंडीशन है यहाँ पे, और भले आप ड्यू फैक्टर क्यों ना हो, आपका डिसएडवांटेज थोड़ा बहुत दे सकता है। और क्योंकि नामीबिया जैसी टीम में अगर कोई दूसरी स्ट्रेंथ टीम होती इंडिया की अगेंस्ट, तो फिर आपकी बात बन सकती थी कि भाई आप चेज पे जाते, और उसकी बॉलिंग का थोड़ा सा आपको रिजल्ट में नज़र आया था, 20-30 रन से इंडिया थोड़ी शॉट बनाता, तो उसमें फाइटिंग स्पीड आपको मिलती। तो यहाँ नामीबिया है तो इसका सिनेरियो कुछ और है, तो इसमें आपको पहली बैटिंग बनना ज़्यादा चांस बन सकता था, जिसमें आप आराम से इजीली 6 से 7 विकेट आप आराम से गिरा के दे सकते थे। तो ये एक सबसे बड़ी चांस आता, और थोड़ा बहुत फाइटिंग स्पीड मिलती, तो कम से कम नामीबिया ये है कि वन साइड तक की नौबत आती नहीं, वन साइड ही गया पूरा मैच, आराम से इंडिया ने हंस के मतलब आराम से इजीली है वो ठोका है, मतलब नामीबिया को ठोका। तो ये एक का सबसे बड़ा, और नेट रन रेट का भी एक अच्छा एडवांटेज मिला है इंडिया को, और पहली पोजीशन पर कर ली, दूसरी पर पाकिस्तान है। तो इसीलिए अब जो 15 का मैच है वो पाकिस्तान का कोलंबो के अंदर है, सुनने में आएगा 30% से 40% बारिश के चांसेस भी हैं। तो हम मतलब उम्मीदों पर तो चलेंगे नहीं, क्योंकि पता उम्मीद तो रंग लाती नहीं है। ये बारिश हो जाएगी, वो कुछ नहीं होगा भाई, मैच होगा, भले अगर बारिश हो भी गई तो DLS पर होगा, लेकिन लाजमी इंडिया ठोकेगा। भले हमारे भाइयों को बुरा लगे तो भाई लगे, हमारे क्या ये जो बात सच है वो सच है, वो हक है। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया, यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।